हे गाइस, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। तो अभी चल रहा है आपका रेलवे एनटीपीसी का क्लास और अभी टाइम है हमारे ज्योग्राफी के सेक्शन का। तो ज्योग्राफी में आज बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखो। आपको कुछ नई चीज़ों को भी सीखने को मौका मिलेगा और आपका जो पुराना पढ़ा हुआ चीज़ है वो उसका भी रिवीजन होगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और वीडियो को लाइक जरूर किया करो और पहली बार अगर चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि जो भी हमारा न्यू वीडियोस आए उसके साथ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि टुंड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। यानी टुंड्रा प्रदेश में जो लोग रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है। तो उनका मेन ऑक्यूपेशन है पशुपालन। क्या है? पशुपालन। अब देखो, ये टुंड्रा का अगर शाब्दिक अर्थ आप देखो तो टुंड्रा का शाब्दिक अर्थ होता है बंजर, ठीक है। और टुंड्रा प्रदेश में आप जानते हो बहुत अधिक ठंड होता है और यहाँ पे सनरेज जो है वह डायरेक्ट नहीं पड़ते हैं और यहाँ पे जो सूर्य ताप है वो बहुत कम होता है। टेम्परेचर यहाँ का बहुत कम होता है, जिसके कारण से यहाँ पे जो वनस्पतियाँ हैं, ठीक है, वो बहुत ही कम होते हैं, लिमिटेड मात्रा में होते हैं, सेलेक्टेड वनस्पतियां होते हैं। तो वहाँ जो लोग रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन होता है पशुपालन और पशु से रिलेटेड चीज़ें जैसे मांस। वो लोग मांस पे ही ज़्यादातर डिपेंडेंट भी रहते हैं, ठीक है। दुग्ध, ऊन। ऊन आप जानते हो ठंडे इलाके में ऊन ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे वो लोग जो शिप्स वगैरह हैं उनका वो पालन करते हैं, ठीक है। खाल, वहाँ से खाल का जो इंडस्ट्रीज वगैरह होता है वहाँ पे जो खाल आते हैं मैक्सिमम वो ऐसे इलाके से आते हैं जहाँ पे बहुत अधिक ठंड हो, क्योंकि वहाँ पे उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है? पशुपालन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शीतोष्ण घास के मैदान का सबसे प्रमुख फसल क्या है? शीतोष्ण घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान का प्रमुख फसल तो ये है खट्टा फल। बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद रखना। शीतोष्ण घास के मैदान के प्रमुख फसल हैं खट्टे फल। और अगर शीतोष्ण घास का एक्सपेंशन का अगर बात करें, यानी कहाँ ये फैला हुआ है, तो ये आपके उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, ठीक है, यूरेशिया में स्टेपीज, ठीक है, इन सारे इलाकों में। और फिर आपका अर्जेंटीना, उरुग्वे, अगर साउथ अमेरिका का बात करें तो अर्जेंटीना, उरुग्वे में पाया जाता है आपका पंपास। और अगर अफ्रीका का बात करें तो अफ्रीका में आपका वेल्ड पाया जाता है, ठीक है। ये सारे शीतोष्ण घास हैं, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के अगर मर्रे डार्लिंग बेसिन का अगर बात करें तो वहाँ पे भी आपका शीतोष्ण घास पाया जाता है। तो इन सारे इलाकों में किस तरह के घास पाए जाते हैं? शीतोष्ण घास। और यहाँ का जो मेन फसल होता है वो क्या होता है? वो होता है खट्टे फल का उत्पादन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने पर वायुमंडल में स्तरों का अनुक्रम है। यानी जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो, जमीन से लेकर आप ब्रह्मांड की तरफ जा रहे हो, तो इसमें जो वायुमंडलीय विस्तार है, ठीक है, उसका ऑर्डर क्या है? तो आप जानते हो सबसे नीचे क्या है? ट्रोपोस्फेयर, फिर है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर है मेसोस्फेयर, फिर है आयनोस्फेयर और इसके बाद है एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो ये 5 हैं। इन 5 में से 4 आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे नीचे जो होगा वो होगा ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। ये होता है इसका विस्तार। तो देखो, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इससे याद रखना है आपको, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला लेयर जो आपका है वो है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षोभ मंडल। और इसका विस्तार 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक। अगर इसका ध्रुव पे देखें, यहाँ पे ये मैंने 8 से 18 आपको दिया हुआ है, तो यहाँ देखो, अगर आप पोल पे इसका विस्तार देखोगे तो ये होगा 8 किलोमीटर। और अगर इक्वेटर के पास इसका विस्तार देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर तक का फैला हुआ होता है, ठीक है। जो भी मौसमी घटना होता है वो सब होता है ट्रोपोस्फेयर में। अब यहाँ से एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि अब ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, इस दोनों के बीच में एक लेयर होता है। हर एक लेयर के बाद बीच में एक बाउंड्री होता है, ठीक है। लेयर जिसको मैं बोल रहा हूँ, जैसे मान लो ट्रोपोस्फेयर जैसे ही आपका खत्म हुआ, इसके बाद एक बाउंड्री आएगा, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आएगा, ठीक है। इस बाउंड्री का नाम अगर आप थोड़ा सा अगर इसको ध्यान से रखोगे तो ये बाउंड्री का नाम आपको आसानी से याद रह जाएगा, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में क्या होता है? ये होता है ट्रोपोपॉज। क्या होता है? ट्रोपोपॉज। तो इसको आप याद रखना, ट्रोपोपॉज। अब ट्रोपोपॉज के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर। और इसका जो विस्तार है ये कहाँ तक है? ये ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर तक है। कहाँ तक? 50 किलोमीटर तक, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है? जो भी आपके जेट विमान हैं, ठीक है, जेट विमान, वो सब कहाँ होते हैं? वो सब होते हैं, वो सब उड़ते हैं समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर में, जो आपके 50 किलोमीटर तक का एक्सपेंशन है, ठीक है। और यहीं आपका अगर पाराबैंगनी किरण को अवशोषित करने के लिए एक आप जानते हो लेयर होता है,
उसको बोलते हैं ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है? वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही पाया जाता है। ठीक है, तो 2 लेयर आपका क्लियर हो गया, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरा जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं? फिर इसी तरह से स्ट्रेटोस्फेयर के बाद एक आपका बाउंड्री होगा, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज। ठीक है, स्ट्रेटोपॉज। तो ये पॉज आप लगा देना, सिर्फ वो हो जाएगा उस लेयर का बाउंड्री। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आएगा? इसके बाद आएगा आपका मेसोस्फेयर। अब देखो बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है मेसोस्फेयर और आयनोस्फेयर में, पहले कौन आएगा? मेसोस्फेयर मतलब मिडिल। ठीक है, तो आप देख लो 5 लेयर है, 2 नीचे 2 ऊपर। ठीक है, मेसोस्फेयर, इसके बाद आयनोस्फेयर, इसके बाद एक्सोस्फेयर। तो मेसोस्फेयर हमेशा मिडिल में होगा, जिसको हिंदी में हम लोग मध्य मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य मंडल। अब मध्य मंडल में क्या होता है? तो मध्य मंडल देखो, इस सबसे पहला बात, मध्य मंडल कितना फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है ऑलमोस्ट, इसका जो एक्सपेंशन है वो है 80 किलोमीटर्स का। ठीक है, मध्य मंडल अगर मैं बोलूँ, ये आपका ट्रोपोस्फेयर हो गया, ये आपका स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, ये आपका मेसोस्फेयर हो गया। तो इसका जो एक्सपेंशन है वो है ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर। तो मैंने आपको तीनों का बताया, 8 से 18 क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर का 50 किलोमीटर और मध्य मंडल का 80 किलोमीटर। ठीक है, ये सब आप याद रखते जाना। अब देखो मध्य मंडल के बाद आपका क्या आता है? मध्य मंडल के बाद यानी मेसोस्फेयर के बाद आता है आयनोस्फेयर। क्या आता है? आयनोस्फेयर, जिसको आयन मंडल हिंदी में बोलते हैं। तो जो भी आपका विद्युत एवं चुंबकीय घटनाएं होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह, और आप जानते हो कि रेडियो वेव्स आपको बोल दिया जाएगा कहाँ से रिटर्न होकर पृथ्वी पे वापस आता है। तो ये सारा घटना कहाँ पे होता है? ये सारा घटना होता है आयनोस्फेयर में या आयन मंडल में। ठीक है, रेडियो वेव्स परावर्तित होना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। या आपको दे दिया जाएगा चुंबकीय घटनाएं कहाँ होती है। ठीक है, विद्युत या चुंबकीय घटनाएं, ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ये वर्ड्स आपने सुना होगा। तो ये सब कहाँ होता है? ये सब होता है आपका मेसोस्फेयर में। ठीक है, ये आप याद रखें, सॉरी आयनोस्फेयर में, ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। देखो उत्तरी ध्रुव पर होता है ऑरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी ध्रुव पर होता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ये सब है आपका जो पृथ्वी से चुंबकीय तरंगें होती है सूर्य की, ठीक है, उसके टकराने के बाद विभिन्न तरह की ज्योतियां उत्पन्न होती है, यानी आपका इसको बोलते हैं फ्लेयर्स, इंग्लिश में बोलते हैं फ्लेयर्स। ठीक है, तो देखो जब सन रेज से बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं सन के, और इसका जो मैग्नेटिक वेव्स होता है उसमें भी बहुत सारा केमिकल रेडिएशंस वगैरह होता है, जिसके कारण से ये पृथ्वी से टकराने के बाद अलग अलग रंग का एक फ्लेयर्स क्रिएट करता है। ठीक है, ज्योति क्रिएट करता है, जिसका कलर अलग अलग होता है। तो उत्तरी ध्रुव पर जो ज्योति निकलता है, ठीक है, जो फ्लेयर्स निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं अरोरा बोरियोलिस। ये वर्ड, 2 टर्म्स आप याद रखना। बोरा कहाँ है? बोरा है उत्तरी ध्रुव पे। ठीक है, तो बोरियोलिस, और दक्षिणी ध्रुव पर ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो ये सारे घटना कहाँ हो गया? ये हो गया आयनोस्फेयर में। इसके बाद आपका लास्ट आता है एक्सोस्फेयर। तो एक्सोस्फेयर हो गया बहिर्मंडल, और यहाँ पे वायु का अभाव हो जाता है, और इसके बाद तापमान में भी वृद्धि होता है। अब देखो अगर तापमान का बात करें तो सबका स्पेशल प्रॉपर्टी है तापमान से रिलेटेड, यानी टेम्परेचर से रिलेटेड, ये आपको समझना जरूरी है और आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहला जब हम ट्रोपोस्फेयर का बात करेंगे तो इसमें आपको याद रखना है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इसका जो टेम्परेचर है वह कम होता है। यानी जब आप हाइट में ऊपर जाओगे, ये सिर्फ ट्रोपोस्फेयर का मैं बात कर रहा हूँ, जब आप हाइट में ऊपर जाओगे तो इसका टेम्परेचर नीचे होता जाएगा। कितना से? ये भी इम्पोर्टेंट है। 165 मीटर जब आप ऊपर जाओगे तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाएगा। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है? 165 मीटर जब ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा चीज, सबसे जो घना वायुमंडल है, वायुमंडल का जो सबसे घना परत है या लेयर है, वो कौन सा है? ये ट्रोपोस्फेयर ही है। इसके बाद जो इसका घनत्व है, ठीक है, वो कम होता जाता है, यानी हवा का घनत्व कम होता जाता है। ट्रोपोस्फेयर से कम हवा का घनत्व यहाँ मिलेगा स्ट्रेटोस्फेयर में, फिर इससे कम मेसोस्फेयर में, फिर इससे कम आयनोस्फेयर में, और सबसे कम यानी नाम मात्र का हो जाएगा आपका एक्सोस्फेयर में। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर का। टेम्परेचर ट्रोपोस्फेयर में क्या हुआ? ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर घटा। लेकिन जब आप स्ट्रेटोस्फेयर में घुस जाते हो, दूसरा लेयर आपका था स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, पहला लेयर ट्रोपोस्फेयर हो गया। जब आप स्ट्रेटोस्फेयर में घुस जाते हो तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है? यहाँ पे जो वायुमंडल का तापमान है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। क्या होता है? कांस्टेंट।
तो ये कांस्टेंट किस तरह से हो जाता है, तो यहाँ पे देखो धूल कण और कोई भी मौसमी घटना होता नहीं है, ठीक है। इसके कारण से यहाँ पे वायुयान भी उड़ते हैं और यहाँ पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो देखो इसका नाम ही अगर स्ट्रेटोस्फेयर का बात करें तो हिंदी में है इसका समताप, यानी तापमान समान, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। अब तीसरा लेयर जो है, तीसरा लेयर हम लोगों ने क्या देखा, तीसरा लेयर हम लोगों ने देखा मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर में क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर फिर से कम होना चालू हो जाता है और कुछ ज़्यादा ही कम हो जाता है, यानी ये टेम्परेचर यहाँ का जो रहता है एवरेज टेम्परेचर वो 0 से -100 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। कहाँ से कहाँ तक, 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर -100 डिग्री सेल्सियस तक, 0 डिग्री सेल्सियस से -100 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर रहता है मध्य मंडल का। अब अगर मध्य मंडल के बाद आयनोस्फेयर का बात करें, यानी आयन मंडल का बात करें, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वह हाइट के साथ बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगता है। क्या होता है, हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ने लगता है। और इसके बाद है आपका एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर में टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है, यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है, ठीक है। और इस लेयर में जो मेनली गैसेस पाए जाते हैं वो है आपका हाइड्रोजन प्लस हीलियम। क्या है, हाइड्रोजन प्लस हीलियम। ये दो गैस है जो मेनली पाया जाता है आपके एक्सोस्फेयर में। तो जो भी पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताया वो सारा इंपॉर्टेंट है, आपको सारा याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लिजर्ड की विशेषता है। ब्लिजर्ड क्या है, देखो ब्लिजर्ड इसको हिंदी में बोलते हैं हिम झंझावात। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ब्लिजर्ड को हिम झंझावात, ठीक है। तो ब्लिजर्ड का क्या विशेषता है, तो ब्लिजर्ड की विशेषता है कि यह अंटार्कटिका क्षेत्र में आता है। अभी आपने देखा, मुझे मैंने आपको बताया इसका हिंदी ये होता है हिम झंझावात, ठीक है। यह ध्रुवीय हवा है, यानी पोलर आपका विंड है, ठीक है। और पोलर विंड से आपको पता चल गया होगा कि ये अंटार्कटिका में आ सकता है ब्लिजर्ड, ठीक है। इसका अगर एग्जैक्ट आप मीनिंग देखो तो हिंदी में तो आपका हिम झंझावात हो ही गया, और अगर सिंपल भाषा में इसका देखो तो ये एक ऐसा तूफान होता है जो बर्फीला होता है, यानी बर्फीला तूफान होता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लिजर्ड। और इनका प्रवाह क्षेत्र जो है वह उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र, साइबेरिया, कनाडा और यूएसए में है, ठीक है। और इनका जो स्पीड होता है, यानी इस ब्लिजर्ड का स्पीड होता है ये ऑलमोस्ट 80 to 96 किलोमीटर, 80 to 96 किलोमीटर पर आवर होता है, ठीक है। 80 to 96 किलोमीटर पर आवर। अगर ये आ रहा है, ब्लिजर्ड आ रहा है कहीं पे, तो यहाँ पे तापमान अचानक बहुत ही कम हो जाएगा, यानी इसके हिमांक बिंदु से भी नीचे आ जाएगा तापमान, और हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आएगा, इसलिए इसका नाम पड़ा है ब्लिजर्ड। अगला क्वेश्चन है कि फेरेल का सिद्धांत किससे संबंधित है। फेरेल का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है पवन की दिशा से। फेरेल का सिद्धांत पवन की दिशा से संबंधित है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती है, ठीक है, यानी डेविएट हो जाती है। क्या होता है कि जो भी हवा का मेन जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, लेकिन पृथ्वी के किस प्रॉपर्टी के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, यानी रोटेशन के कारण ये डेविएट हो जाता है, फ्लैक्चुएट हो जाता है इसका रास्ता। और इसी को किसने बताया है, ये बताया है आपके फेरेल ने, तो जिसको हम लोग बोलते हैं फेरेल का सिद्धांत। और किस बल का यहाँ पे काम होता है, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो ये होता है कोरियोलिस बल। ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किससे संबंध है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ज्योग्राफी का। पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर, पैसिफिक और रिंग ऑफ फायर ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है ज्वालामुखी एवं भूकंप से। किससे संबंधित है, ज्वालामुखी एवं भूकंप से। अगला क्वेश्चन है कि रॉकीज, एंडीज, एटलस, हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉकीज, एंडीज, एटलस और हिमालय आपको एग्जाम में अलग करके एक एक भी पूछा जा सकता है। आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि रॉकीज किस तरह के पर्वत हैं, आपको जरूरी नहीं है कि सब एक साथ देगा। ये सारे हैं वलित पर्वत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन। क्या बोलते हैं, फोल्डेड माउंटेन। अब देखो कुछ कुछ ऐसे माउंटेन्स के टाइप्स हैं, वैसे तो आपको 5-6 मिल जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे टाइप्स हैं जो आपसे जनरली पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे टोटल 5 टाइप है। तो इसमें से अभी आपको क्या पढ़ना है, ये वलित पर्वत, इसके बाद आता है संग्रहित पर्वत और अवरोधी पर्वत। ये 3 अगर आ रहा है आपको, मिश्रित पर्वत आप छोड़ दो, ठीक है। अगर ये 3 आपको आ रहा है तो इन तीनों का हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं और डेफिनेशन एक बार समझ लेते हैं एक्चुअली में होता क्या है। वलित या फोल्डेड माउंटेन, वलित या फोल्डेड माउंटेन जो हमारा पहला एग्जाम्पल है। अब देखो उसमें क्या होता है, फोल्ड पड़ने लगता है। अगर पृथ्वी के
आंतरिक जो भी पावर्स हैं, शक्ति है, ठीक है, उसके कारण से जो पृथ्वी के अंदर जो चट्टान है, ठीक है, सेल है, उसमें क्या होता है, उसमें दरार आने लगता है या वो मुड़ने लगता है, जिसके कारण से हम लोग इसको फोल्डेड माउंटेन भी बोलते हैं। इस तरह का शेप वो ले लेता है। अब जब ये शेप लेगा तो जमीन ऑटोमेटिकली ऊंचा हो जाएगा, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीजों का निर्माण हुआ है, एक ये नीचे वाला, एक ऊपर वाला। तो ऊपर वाला को बोलते हैं एंटीक्लाइन और नीचे को बोलाते हैं सिंक्लाइन, ठीक है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं एंटीक्लाइन और नीचे वाले को बोलते हैं सिंक्लाइन। अब यहाँ से दो और टर्म आपको हिंदी में भी याद रख लेना है, हिंदी मीडियम वाले जो भी हो। तो एंटीक्लाइंस का हिंदी होता है अपनीति। अप मीन्स ऊपर, अप मीन्स ऊपर, याद रखना, अपनीति। अपनीति किसको बोलते हैं, ये एंटीक्लाइंस को। और अभिनीति, इसको क्या बोलते हैं, अभिनीति। अभिनीति, अभिनीति किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं सिंक्लाइन को, ठीक है। तो पहला एक टर्म आपका यहाँ से ये क्लियर हो गया कि अवनीति और जो अभिनीति है वो किसको किसको कहते हैं, ये क्लियर हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो मैंने आपको याद रखने के लिए बोला वो है ब्लॉक पर्वत, ठीक है। ब्लॉक पर्वत, इसको हिंदी में बोलते हैं भ्रंशोत पर्वत, या इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको हिंदी में और बोलते हैं अवरोध पर्वत, ठीक है। अभी जो आपने ऑप्शन देखा था, ठीक है, भ्रंशोत या अवरोध पर्वत, वो यही है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक का मतलब किसी चीज को ब्लॉक कर देना, यानी अवरोध कर देना, इसलिए इसका नाम पड़ा है अवरोध पर्वत, ठीक है। अब देखो यहां से आपको क्या याद रखना है कि इसका निर्माण होता कैसे। तो अवरोध पर्वत का निर्माण होता है जब भी पृथ्वी में कोई खिंचाव या तनाव होता है, तो अवरोध पर्वत का निर्माण होता है। अब देखो एक्चुअली में होता क्या है, खिंचाव और तनाव किस तरह से यहाँ पे आता है। अब इसमें आपका एक शेप तो घाटी बन जाएगा। मान लो ये चीज खींचा गया अंदर, अगर ये खींचा गया तो ये बाहर से होके निकलेगा। इसमें होता क्या है कि दो साइड ऊंचा रह जाता है और बीच में गड्ढा हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। और इसका जब भी ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है तो उसके साथ एक रिफ्ट वैली का निर्माण होता है, क्योंकि दोनों साइड ऊंचा दीवार अगर हो गया तो बीच में गड्ढा होगा, ठीक है। और उसी गड्ढे को क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली। क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली, ठीक है, रिफ्ट वैली। तो ये यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि रिफ्ट वैली का निर्माण किस तरह के पर्वत में होता है। तो ये होता है आपके ब्लॉक पर्वत में, यानी ब्लॉक माउंटेन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंट, ये पॉइंट लास्ट वाला जो पॉइंट मैंने बोला इसको आप याद रखना, ठीक है। और तीसरा क्या है आपका, तीसरा है संग्रहित पर्वत। क्या है, संग्रहित पर्वत या एक्युमुलेटेड माउंटेन, ठीक है। अब संग्रहित पर्वत क्या होता है, जैसे नाम से ही आपको क्लियर लग रहा है कि जिस पर्वत को संग्रह करके बनाया गया है किसी भी सामान को, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत या संग्रहित पर्वत। ये देखो ये ज्वालामुखी यहाँ से निकला, ये सारा संग्रह किया हुआ वस्तु यहाँ पे लाके रख दिया, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे संग्रहित पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत। तो जो भी आपके वोल्केनो वाले माउंटेन है वो सब हो जाएंगे संग्रहित पर्वत, ठीक है। और चौथा है आपका अवशिष्ट पर्वत। ये अवशिष्ट पर्वत क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेसिडुअल माउंटेन। क्या बोलते हैं, रेसिडुअल माउंटेन। तो पृथ्वी पर अपरदन क्रिया के फलस्वरूप पर्वत कटकर नीचे हो जाती है और जो अवशेष बच जाता है उसको बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत, ठीक है। पहले ये था, अब ये अवशेष बच गया है तो इसको बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत, नाम से ही लग रहा है, ठीक है। अपरदन क्रिया यानी एरोशन से। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि वर्ल्ड का सबसे पुराना पर्वत या सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत कौन सा है। तो ये है आपका अरावली पर्वत जो भारत में है, अरावली पर्वत, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो देखो इन सारे पर्वतों का जो बनने का क्रिया है वो आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संगमरमर किसका क्रियान्वित रूप है। तो ये मैंने आपको बताया था, संगमरमर किसका क्रियान्वित रूप है, ये है आपका चूना पत्थर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा का मान कितना होता है। तो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कितना होता है, ये होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड, तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये होता है अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा से आपको क्या याद रखना है कि ये डिसाइड जो हुआ था वो 1884 में हुआ था, ये मैंने आपको बताया हुआ था पहले ही। तो आपको इसके बारे में सब चीज याद रखना है कि इसको प्रशांत महासागर से होकर ये गुजरती है, और 1884 में इसका जो डिसीजन लिया गया था वो वाशिंगटन में लिया गया था, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पवन की उत्पत्ति का कारण है। पवन की उत्पत्ति किस तरह से होती है, इसका क्या कारण है। तो इसका क्या कारण है, इसका कारण है वायु दाब में अंतर। जब भी वायु दाब में यानी एयर प्रेशर में, ठीक है, अंतर होगा तो उस वक्त
पवन का उत्पत्ति होगा, और पवन यानी हवा एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रांसफर होने का जो मेन रीजन है वो वही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दोनों गोलार्धों के उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों के उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली अस्थायी हवाओं को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पछुआ पवन। आप देखो ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ा करो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जब अच्छे से नहीं आप पढ़ते हो तो ही आप गलत कर बैठते हो, क्योंकि आपको सब चीज पता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। देखो, दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली। अब देखो ये सब टर्म आपको कंफ्यूज कर देता है। आप अगर ग्लोब पे देखो, ठीक है, आपको बोला जा रहा है यहां पे अगर आपका उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध है, और क्योंकि आपको कीवर्ड पकड़ना है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, आपको नहीं पता, नहीं समझ में आया उपध्रुवीय क्या हुआ, लेकिन ये तो आपको पता है कि ध्रुव के आसपास ही होगा। ठीक है, तो ध्रुव के आसपास ये हो गया, यानी इधर से इधर की ओर बह रही है। और मैंने दो पवन आपको बताया हुआ था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पछुआ पवन और दूसरा व्यापारिक पवन। तो पछुआ पवन का डायरेक्शन ये होता है, व्यापारिक पवन का डायरेक्शन जस्ट इसका उल्टा होता है। इसी कारण से पछुआ पवन को एंटी ट्रेड विंड भी कहा जाता है, ये मैंने आपको बताया हुआ था, क्योंकि ये ट्रेड विंड के उल्टा, ट्रेड विंड जाता है इक्वेटर की तरफ और इक्वेटर से परे जाता है कौन? ये है पछुआ पवन। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पछुआ पवन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दो विपरीत दिशाओं से अभिसरण यानी कन्वर्ज करने वाली हवाओं के बीच स्थित संक्रमण पेटी को कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और शायद ही आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है, देखो जब आप डिटेल पढ़ते हो ना, उसमें ये सब चीजों को आपको कवर नहीं करवाया जाता है, और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो आपको लगता है कि इस बार न्यू आया है। तो आपको इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से याद रखना है। देखो ये 2006 में पूछा गया था। क्या बोला जा रहा है? दो विपरीत दिशाओं से अभिसरण यानी कन्वर्ज करने वाली हवाओं के बीच स्थित संक्रमण पेटी को क्या कहा जाता है? अब सिर्फ ये दो विपरीत दिशाओं से ही नहीं होते हैं, बल्कि ये कैरेक्टरिस्टिक जो उनका होता है वो भी विपरीत होता है। यानी एक अगर हॉट वेव्स है, यानी आपका एक गर्म हवा है और दूसरा ठंडा हवा है, तो दोनों आके जिस पॉइंट में मिलते हैं उसको क्या कहा जाता है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो उसको कहते हैं वताग्र प्रदेश। क्या कहते हैं? वताग्र प्रदेश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रंटल जोन। क्या बोलते हैं? फ्रंटल जोन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। फ्रंटल जोन क्या होता है कि दो विपरीत कैरेक्टरिस्टिक्स वाले हवा एक साथ मिल जाते हैं, जहां पे मिलते हैं उसको कहते हैं फ्रंटल जोन। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखो। अगला क्वेश्चन है कि सममंडल या होमोस्फीयर की ऊंचाई मध्य समुद्र तल से होती है। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सममंडल जिसको बोलते हैं होमोस्फीयर, होमोस्फीयर की ऊंचाई मध्य समुद्र तल से कितनी होती है? कितनी होती है? ये होती है ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर। अब यहां से देखो एक टर्म आया आपका सममंडल या होमोस्फीयर, ये क्या है? अब देखो एटमॉस्फेयर को हम लोगों ने बांटा हुआ है अलग अलग लेयर्स में, लेकिन अगर कंपेरेटिवली इसको दूसरे सेंस में देखो तो यानी इनके केमिकल कंपोजिशन पे देखो तो इनको दो ही भागों में बांटा गया है। ठीक है, आपका नॉर्मल जो हम लोग लेयर पढ़ते हैं वो 5 लेयर है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ये 5 लेयर है। लेकिन रासायनिक संगठन के आधार पर यानी केमिकल कंपोजिशन के आधार पर इनको दो ही भागों में बांटा गया है। एक है आपका सममंडल जिसको बोलते हैं होमोस्फेयर, और दूसरा है आपका विषम मंडल जिसको बोलते हैं हेट्रोस्फेयर। अब ये होमोस्फेयर में कौन कौन सा आता है? ये 90 किलोमीटर तक आता है। अब इसमें 90 किलोमीटर तक आता है तो इसमें आपका कौन कौन सा लेयर आ जाएगा जो आपने अभी तक पढ़ा है? कौन कौन सा लेयर आएगा? ये आएगा आपका ये तीनों लेयर, यानी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर। ठीक है, मेसोस्फेयर मैंने बताया हुआ था ये 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है, यानी मेसोस्फेयर तक का आपका कैटेगरी आ गया सममंडल में यानी होमोस्फेयर में। और हेट्रोस्फेयर में क्या आ जाएगा? ये ऊपर वाला यानी आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो ये दो चीज हो गया आपका हेट्रोस्फेयर, और ये तीनों हो गया आपका सममंडल या होमोस्फेयर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना ठीक से। और दूसरा चीज आपको यहाँ से क्या याद रखना है कि विस्तार इनका, तो 90 किलोमीटर तक विस्तार है आपका किसका? सममंडल का, और 90 किलोमीटर एंड एबव ये कौन सा है? ये है विषम मंडल। ठीक है, अब इसको सममंडल क्यों कहते हैं? देखो नाम में ही है आपका सममंडल यानी होमोस्फीयर, यानी इन तीनों का जो कैरेक्टर है जो मैंने अभी आपको बताया ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, और ऊपर का जो दो है ये थोड़ा भिन्न कैरेक्टर के होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं हेट्रोस्फीयर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि चक्रवातीय वर्षा अधिकतर किस प्रदेश में होता है। चक्रवातीय वर्षा, इसको साइक्लोनिक रेन बोल सकते हो, या इसको जो इसका बेस टर्म है, ठीक है, वो है फ्रंटल रेन। क्या होता है? फ्रंटल रेन। आप इस टर्म को याद रखना, ये हिंदी में भी लिखा जा सकता है, फ्रंटल रेन। और हिंदी में इसको क्या लिखा जाएगा? वताग्री। मैंने अभी बताया था वताग्र होता है फ्रंटल, ठीक है, तो वताग्री वर्षा या फ्रंटल रेन इसको कहते हैं। तो ये किस एरिया में होता है? मैदानी, पहाड़ी, तटीय या ये सभी? तो आपका आंसर हो जाएगा ये सभी। अब देखो फ्रंटल रेन का जरूरी नहीं है कि तटीय क्षेत्र में होगा या पहाड़ी क्षेत्र में होगा। जहां पर इन दो अलग अलग कैरेक्टर्स के हवा मिल जाएंगे वहां पे आपका फ्रंटल जोन कहलाएगा, और उसमें जो बारिश होगा उसको हम लोग फ्रंटल रेन कहेंगे, ठीक है। तो ये कहीं भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, सदाबहार उष्ण आर्द्र वन पाए जाते हैं। सदाबहार उष्ण आर्द्र वन कहाँ पाए जाते हैं? किस विषुवतीय रेखा के बीच में ये पाया जाता है? तो ये है आपका विषुवत रेखा की दोनों ओर 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच। ये देखो सदाबहार यानी एवरग्रीन, ठीक है, एवरग्रीन उष्ण आर्द्र वन जो है ये आपका इक्वेटोरियल रीजन में पाया जाता है। 10 डिग्री आप इक्वेटर से नॉर्थ चले जाओ और 10 डिग्री इक्वेटर से साउथ चले जाओ, तो इनके बीच का जो रीजन होगा ऑलमोस्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजन। और यहाँ पर आपका जो वन पाया जाता है वो एवरग्रीन उष्णार्द्र वन पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि टाइडल बोर क्या होता है? टाइडल बोर, इसको हिंदी में बोलते हैं ज्वारीय भित्ति। ये क्या होता है? अब देखो ये टर्म तो शायद आपने सुना होगा ज्वारीय भित्ति पहले भी, लेकिन आपको शायद ये पता नहीं ज्वारीय भित्ति होता क्या है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइडल बोर, ठीक है। होता क्या है? देखो जब एक सांकरा, अगर कोई भी आपका नदी हो, ठीक है, अगर इसमें अगर टाइड का पानी प्रवेश करता है तो क्या होता है? जब देखना, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आप टर्म ध्यान रखना, ये सांकरा नदी है, तब जो टाइड का पानी है इसमें एंटर करेगा, क्या होगा ना, घर्षण पैदा होगा। आप तो एक तो पहले टाइड वाले पानी में, दूसरा जो नदी का पानी है, ठीक है, और इसका स्पीड भी बहुत ज़्यादा होता है, जो टाइडल वेव्स अंदर आते हैं, जिसके कारण से क्या होता है ना, सामने वाला पोर्शन ये ऊपर थोड़ा सा उड़ जाता है, लेवल से थोड़ा ऊपर उड़ जाता है, जिसको हम लोग ज्वारीय भित्ति बोलते हैं। और सिंपली आपको ये पता होगा कि ज्वार से जो भित्ति बन जाता है यानी दीवार बन जाता है, तो ये कहीं दीवार वगैरह वैसा नहीं बनता है, लेकिन ये क्या होता है ना, सामने से थोड़ा सा ये उठ जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं टाइडल वेव्स, और ये बहता, सॉरी टाइडल बोर, ये और ये बहता हुआ जाता है। जब इसका स्पीड धीरे धीरे कम होता है तो फिर ये पानी में आके मिल जाता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा कि किसी नदी के मुख पर ऊपर बहने वाली एक उच्च ज्वारीय तरंग, इसको कहते हैं टाइडल बोर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ती है। तो क्षोभ मंडल की मोटाई किस सीजन में बढ़ती है ये आपको बताना है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्षोभ मंडल की मोटाई ग्रीष्म काल में बढ़ती है। कब बढ़ती है? ग्रीष्म काल यानी समर सीजन में। एक्चुअली में देखो होता है क्या ना, समर सीजन में इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है, समवनीय धाराएं बहती है। कैसी धाराएं? समवनीय धाराएं, जिसको कन्वेंशनल वेव्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। अब इसके कारण से क्या होता है, यहाँ पर उष्मा जो है, हीट जो है वह बहुत अधिक ऊंचाई तक बढ़ जाती है। इसके कारण से ट्रोपोस्फेयर का लेयर थोड़ा ऊंचा उड़ जाता है। किसी भी लेटीट्यूड पे आप जाओगे तो ट्रोपोस्फेयर का लेयर थोड़ा ऊंचा उठा हुआ महसूस होगा, ठीक है। इस कारण से क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ जाएगी? ग्रीष्म काल में। और ग्रीष्म काल में इसको समवनीय क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पद अश्व अक्षांश का इस्तेमाल किसको संदर्भित करने के लिए किया जाता है? अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड। तो हॉर्स लैटिट्यूड किसको कहते हैं? तो एक तरह का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था, वहां पे मैंने आपको बताया हुआ था 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो भी होते हैं, या तो 30 डिग्री को बोल सकते हो या 35 डिग्री को बोल सकते हो। तो 30 से 40 के बीच में जो भी लैटिट्यूड्स आते हैं उसको कहा जाता है उत्तरी और दक्षिणी दोनों में हॉर्स लैटिट्यूड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 30 से 40 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश को हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस क्षेत्र में मध्य रात्रि के सूरज की परिघटना देखी जा सकती है? मध्य रात्रि की सूरज की परिघटना किस क्षेत्र में देखी जा सकती है? तो ये देखी जा सकती है अंटार्कटिक एवं आर्कटिक क्षेत्र में। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक क्षेत्र में आपको मध्य रात्रि का सूरज देखने को मिल सकता है। अब देखो एक्चुअली में आपने ये कभी पढ़ा होगा, और 6 महीने का कहाँ पे दिन होता है, 6 महीने का रात कहाँ होता है। तो देखो दोनों पोल्स पे क्या होता है ना कि सन रेज जो होते हैं वो बहुत स्लाइटली पहुंच पाते हैं, और जो पृथ्वी अपने एक्सिस पे टिल्टेड है, इसके कारण से क्या होता है लगातार यहाँ पे हल्का हल्का रोशनी आते रहता है 6 मंथ तक। उसके बाद फिर जब इसका टर्न दूसरा साइड चला जाता है, यानी मान लो तो इस साइड चला आया,
तो यहाँ पे सदर्न रीजन में फिर 6 मंथ तक रोशनी आता रहता है और 6 महीना तक अंधेरा हो जाता है नॉर्थ पोल में, ठीक है। तो इस तरह के कंडीशन आपको वहाँ पे देखने को मिल सकता है, 6 महीने का दिन 6 महीने का रात। तो इसी कारण से आपको जो मध्य रात्रि का सूरज है वो परिघटना कहाँ पे देखने को मिल सकता है, आर्कटिक एवं अंटार्कटिक क्षेत्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चक्रवात क्या है। चक्रवात क्या है, तो चक्रवात आप जानते हो क्या होता है कि जब सेंट्रल पोजीशन में, सेंट्रल पार्ट में आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत कम हो जाए इसके आसपास से, तो फिर सारे हवाएं मिलके सेंट्रल पॉइंट की तरफ बढ़ने लगती है और ये एक आप क्या बोल सकते हो इसको, स्पाइरल शेप ले लेती है, ठीक है, सर्पिला आकार ले लेती है, जिसको हम लोग चक्रवात बोलते हैं। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त हवाओं की एक निम्न दाब पेटी। ये क्या हुआ, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त हवाओं का एक निम्न दाब पेटी। क्या है ये है कि समान रूप से चक्रवात निम्न दाब केंद्र के होते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। और इनकी दिशा आपको बताई हुई है कि इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है। ये जो दक्षिणावर्त दिया हुआ है यही दिया हुआ है कि अब अगर इसको दो पार्ट में आप बांटो, नॉर्थ हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में, तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो चक्रवात का डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी इस तरह से होगा, ठीक है। और सदर्न हेमिस्फीयर में जब आओगे तो चक्रवात का डायरेक्शन जो होगा ये होगा क्लॉकवाइज। बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद रखना, उत्तरी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज होगा और दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज होगा। किसका, चक्रवात का डायरेक्शन। तो वही आपको दिया हुआ है, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त हवाओं की एक निम्न दाब पेटी, इसको बोलते हैं चक्रवात, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वायु प्रवाह के बीच में पर्वतों के आ जाने से जो वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं। वायु प्रवाह के बीच में जो पर्वत आ जाते हैं इसको कैसी वर्षा कहते हैं, इसको कहते हैं पर्वतीय वर्षा। सिंपल सा एक क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कार्बनिक चट्टान है, जो भी आपके ऑप्शंस में है इसमें से कार्बनिक चट्टान कौन सा है जिसमें कार्बन का कंटेंट बहुत है। तो ये है आपका कोयला। आप जानते हो कोयला एक अवसादी चट्टान है और यह एक कार्बनिक चट्टान भी है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा बहुत अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा नदी मोहना कौन से नदी का है। सबसे बड़ा नदी मोहना, आप देखो कुछ नहीं दिया हुआ है, नदी मोहना का मतलब यहाँ पे आप एस्टोरी समझ लो, ठीक है। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एस्टोरी कौन से नदी का है, ये है ओब नदी का। ओब नदी का मोहना सबसे बड़ा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र या वीनस, आप जानते हो। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी आनति पर घूमती है। आनति मतलब इंक्लिनेशन, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी इंक्लिनेशन पर घूमती है, तो ये है 23.5 डिग्री। आप सब जानते हो 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी अपने अक्ष पर और पश्चिम से पूर्व की ओर ये घूमती है, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन बस इतना ही। आज बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। आई होप कि आपको कुछ न्यू चीज़ों को सीखने का मौका मिला, ठीक है। आई होप कि आपने अच्छे से इसको समझा, ठीक है। चलिए फिर से मिलते हैं कल अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।